गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट 7 है, 7वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले हमने सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट को डाला था, लेकिन अब क्या है कि बदलते हुए पैटर्न पर जो बीपीएससी ने 4 ऑप्शन को रखने की जो तैयारी की है, तो उसके लिए ये 7वें प्रैक्टिस सेट में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि एक सेट या इसके बाद जो बाकी के सेट हैं, जो इसमें 5 और सेट होंगे, उसमें सिर्फ 4 सेट दिया हुआ है, तो उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाकी के और जो इसके पहले वाले जो सेट हैं सभी धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि इसमें लिखा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है कि उपयुक्त जो कथन है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, और ये 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा जब सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, तो उसके बाद से बिहार और बंगाल में काफ़ी दंगे हो गए थे। इसी संदर्भ में सरदार पटेल ने ये बातें कही थी। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि सरदार पटेल। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ था? तो नोनिया विद्रोह जो हुआ था वो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तिरहुत, सारण, पूर्णिया और उपयुक्त में से अधिक। तो इसमें बिहार के तिरहुत, सारण और पूर्णिया, हाजीपुर जैसे जगहों पे नोनिया विद्रोह हुआ था, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका जो है कि सही जवाब है, यानी कि इसका सही ऑप्शन है इसमें डी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बनारस में 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसमें देखिए ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही जवाब होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि कांग्रेस के 21वें अधिवेशन यानी कि 1905 में जो बनारस में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और अगला प्रश्न है कि किस तिथि को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव भी पढ़ा था? तो ये ऑप्शन इसका देखिए इसमें है कि 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने ये घोषणा पत्र पढ़ा था और रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, जिसमें 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन 0 आवर कब चलाया गया था? सही ऑप्शन है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? सही जवाब है इसमें फकीर विद्रोह का नेतृत्व जो है कि मजमून शाह और चिराग अली के द्वारा किया गया था। 1776-77 के समय में ये आंदोलन हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सज़ा हुई थी? इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी की सज़ा हुई थी। और 8वां प्रश्न देखते हैं। इसमें 8वां प्रश्न है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया? इसका सही जवाब है 1837 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है उसे शामिल किया गया था। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। इसमें महात्मा गांधी को वो कार्य सौंपा गया था। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसमें कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का जो जिम्मेवारी दी गई थी वो महात्मा गांधी को दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो 1764 में हुआ था, बंगाल का नवाब था उसमें मीर जाफर, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न भी देखते हैं कि क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था?
पूना समझौता जो है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो इसका सही जवाब है 24 सितंबर 1932, लेकिन इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है उस तरह से। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुज़ुक-ए-बाबरी जो लिखी गई है, देखिए वो जो है कि तुर्क भाषा में लिखी गई थी और फ़ारसी में इसका अनुवाद जो है कि रहीम खान खाना ने किया था। तो इसमें तुर्की भाषा ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, और इस तरीके से ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम जो था वो जो है कि चीन के सम्राट के पास अपना पहला जो है कि राजदूत भेजा था, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बारहमासा की रचना की थी? तो बारहमासा की रचना जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और मलिक मोहम्मद जायसी की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे पद्मावत है, अखरावट तथा आखिरी कलाम। ये उनकी जो है कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं रचनाएं हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब नामक अधिकारी किस कार्य से संबंधित होता था? तो ये जो है कि लोक आचरण अधिकारी होता था, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जहांगीर काल के चित्रकारों में शामिल नहीं था? सही ऑप्शन देख लीजिए इसमें अबुल हसन, अब्दुल समद और फारूक बेग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अब्दुल समद जो है कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सिख गुरु को जहांगीर द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था? इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव। ये तो काफ़ी प्रचलित प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने कराया था, जो ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें से डी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में है? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का जो वर्णन है वो उत्तर मेरूर अभिलेख में है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये भीतरी स्तंभ लेख, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इस लेख से ये पता चलता है कि जो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त थे वो हूणों को पराजित किए थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकट को बताया है? तो इसमें सही जवाब है डी कौशाम्बी जो है कि ये इन्होंने बताया है कि मुग़लों का जो पतन हुआ था वो इसके लिए आर्थिक संकट जिम्मेवार था। और अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बंट गया? तो इसका सही जवाब है ये हीनयान और महायान जो है, जो बौद्ध धर्म जो दो संप्रदायों में बंट गया था, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था, और जिसका आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, और उसमें जो है कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया था। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें चतुर्थ सही होगा, चतुर्थ बौद्ध संगति, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध विहार की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने किया था? तो देखिए धर्मपाल जो है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उसने अनेक जो है कि बौद्ध मठों का निर्माण भी कराया था। लेकिन वो बांग्लादेश में स्थित है, और उसने बांग्लादेश में स्थित एक जो है कि बौद्ध विहार का वो स्थापना किए थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि उन्होंने देखिए विक्रमशिला में भी कराया था, सोमपुर में भी कराया था, और एक और जो है कि उन्होंने कराया था, यानी कि जिसमें से दो ऑप्शन सही है, यानी कि विक्रमशिला और सोमपुर विहार बौद्ध विहार, यानी कि एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में सामान्यतः भूमि राजस्व की दर कितनी होती थी? तो इसमें जो होता था उपज का छठा भाग इसका सही जवाब है, यानी कि कुल उपज का 1/6 भाग जो है वो भूमि पर जो है कि वो राजस्व की दर के रूप में ले लिया जाता था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि उपज का छठा भाग। और नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवराह थी? तो इसका सही जवाब है मिहिर भोज। सही जवाब है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसमें जो है सही जवाब है कि नंद वंश का शासक था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और नंद वंश का जो अंतिम शासक थे वो घानानंद, जिसे सिकंदर का समकालीन माना जाता है। और इसके बाद से सही इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना था? सही जवाब है इसका, देखिए सरोजिनी नायडू को 1925 में जो है कि वो कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इस तरीके से कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट हुई थी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन जो है 1925 में भी सरोजिनी नायडू ने किया था, जो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे कोलकाता 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की थी? तो हर्षचरित्र जो है कि हर्षचरित्र वो बाणभट्ट की रचना है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख है? तो इसमें जो है कि देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं दूसरे और 13वें अभिलेख में जो है कि संगम, चोल राज्य और पांड्य या केरल सहित जो है कि कई राज्यों की जानकारी मिलती है, यानी कि इस तरीके से इसमें सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला प्रश्न है कि 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, यानी कि इसमें ऑप्शन इसका सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस वायसराय को भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लॉर्ड रिपन जो है कि 1882 में स्थानीय स्वायत्त की उन्होंने माने शासन की भारत में शुरुआत की थी, और उन्हें जो है कि ये स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन इसका सही है उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड रिपन इसका सही जवाब होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगला प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार कौन सी संधि सबसे बाद में की गई थी? पूना की संधि, मंदसौर की संधि या फिर देवगांव की संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सही जवाब है कि मंदसौर की संधि जो है वो सबसे बाद में की गई थी इसमें से। अगला प्रश्न है कि व्हिटले आयोग यानी कि 1929 का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? बेरोजगारी, अकाल, श्रम या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका संबंध था श्रम से। और अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? इसका सही जवाब है WC बनर्जी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और बिहार में गांधी के द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में पहला जो स्कूल है वो गांधी ने चंपारण के बरहरवा लखनसेन नामक गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किए थे। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? सही जवाब है इसमें देखिएगा आधुनिक बिहार का निर्माता जो है कि सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीज़न का कमिश्नर उस समय विलियम टेलर थे, और इस तरीके से सही जवाब है ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पहला जिला स्कूल जो खोला गया था वो 1835 में पटना में खोला गया था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है पटना। लॉर्ड क्लाइव ने किस वर्ष बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन की प्रणाली लागू की थी? बिहार के बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन जो है कि स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था ये बताना है, किस वर्ष लागू हुआ था? 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी।
और नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अब ये साइंस के प्रश्न हैं। देखिए, इसके पहले जो 40 प्रश्न हम लोगों ने देखा, तो 40 प्रश्न जो है कि वो इतिहास से संबंधित है। अब ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ से है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्टल की संरचनाओं को जानने के लिए हम इसमें एक्स किरणों का उपयोग करते हैं, यानी कि सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस और या फिर उत्तल दर्पण। तो ये अवतल लेंस की भांति काम करता है, इसका ऑप्शन ए सही है। जल में डूबा हुआ जो वायु का बुलबुला है अवतल लेंस की तरह काम करता है। और इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला जो है ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार कैसा होता है, कैसा रहेगा, यानी कि यथावत बना रहेगा, घट जाएगा या फिर बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब है कि वो बढ़ जाएगा, इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 240 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब 120 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब जलेगा लेकिन मंद रोशनी के साथ जलेगा, या फिर बल्ब सामान्य चमक के साथ रोशनी करेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए सही जवाब है कि बल्ब जलेगा और लेकिन मंद रोशनी के साथ जलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसका ऑप्शन इसमें बी सही है कि बल्ब जलेगा लेकिन मंद रोशनी के साथ, माने कम रोशनी देगा। अश्रु गैस यानी कि जो टीयर गैस होता है उसमें प्रयोग किसका किया जाता है, क्लोरीन का, अमोनिया, हाइड्रोजन कार्बाइड या फिर कौन। देखिए इसमें सही जवाब है कि अमोनिया का इस्तेमाल होता है उसमें, ऑप्शन इसका बी सही है। देखिए अमोनिया गैस का जो उपयोग होता है वो भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। और इससे क्या होता है कि इसके मानव के आँख में संपर्क में आने से आँखों में जलन हो जाता है और इस तरीके से भीड़ आसानी से हट जाती हैं, या फिर उसमें वो तितर बितर आसानी से भीड़ को कर दिया जाता है। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रदीप्ति नली में सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन है। देखिए इसका ऑप्शन दिया है पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन, और या सोडियम वाष्प और नियॉन, और इसमें से है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है कि देखिए पारा वाष्प और आर्गन का इस्तेमाल होता है प्रदीप्ति नदी में, यानी कि इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारी धातु कौन है, यूरेनियम, लोहा, तांबा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें देखिए यूरेनियम जो है कि सबसे भारी धातु है, इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जलीय तनाव निर्भर करता है, जलीय तनाव जो है कि वो तापमान पर निर्भर करता है, और इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तापमान का थर्मोडायनेमिक पैमाना किसके द्वारा दिया गया था। तापमान का जो थर्मोडायनेमिक पैमाना था वो किनके द्वारा दिया गया था। तो ये केल्विन ने दिया था, यानी कि इसका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी केल्विन। और अगला प्रश्न है कि छाया की लंबाई सबसे लंबी होगी जब, बताना है कि छाया की लंबाई कब होगी। तो छाया की लंबाई जब होगी जब प्रकाश का स्रोत और वस्तु एक दूसरे के लंबवत हों, तब जो है कि छाया की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश का स्रोत और वस्तु एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो डीएपी में देखिए इसमें 46% जो है वो डीएपी में 46% जो है कि उसमें, और इसमें ये जो है कि फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। सही जवाब है इसमें नाइक्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो है कि बच्चों में ब्रासमस का जो है कि वो रोग पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है
रेनिन होता है। रेनिन जो है कि वो एक हार्मोन होता है या फिर एक एंजाइम है, और हार्मोन या एंजाइम दोनों हैं, तो ये बताना है इसमें। तो रेनिन जो होता है हार्मोन और एंजाइम दोनों होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें से सी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन जो है कि वो भूरे शैवाल से प्राप्त होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। ब्राउन जो भूरा जो शैवाल होता है एक तरह से आयोडीन और पोटाश का प्रमुख स्रोत होता है, और आयोडीन होने के कारण इनका उपयोग जो है वो जानते हैं कि घेघा रोग के इलाज में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है कि वो प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें दिया है थायमिन यानी कि बेरी, विटामिन ए मणिरांधता है, विटामिन के रक्त का जमना, और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये एक तरीके से इसमें दिया है कि जो विटामिन के चलते कौन से रोग होते हैं कमी से, या उससे क्या संबंध है, तो इस पर दिया है। तो देखिए इसमें जो थायमिन जो है कि इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी जो है कि वो सुमेलित नहीं है, यानी कि विटामिन ए की कमी से जो मणिरांधता होता है वो इससे संबंधित नहीं है। बाकी जो इसमें जो ऑप्शन दिया है सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन का प्रथम स्थान कौन है। मुख, छोटी आंत, आमाशय या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है आमाशय, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एस्टेरॉयड है। तो इसका सही जवाब है इसमें एस्ट्रोजेन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण जो है कि वो पीनियल ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। पीनियल ग्रंथि जो है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में स्थित है, और इसका काम जो है कि वो नींद या फिर जो है कि जगाने का जो है एक हार्मोन स्रावित करती है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, और ये जो है कि नींद और उसके जगने का कार्य होने करता है, या उसके लिए हमें जो है कि नींद से जगने और जगाने का ये काम उसका है, उस हार्मोन का, जो कि इस पेनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 243 का डी, 243 सी, 243 का बी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब है कि 243 का डी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अधीन संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। इसमें सही जवाब है ऑप्शन इसका बी सही है, यानी कि 6 सदस्य थे। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बर्मा भारत से अलग हो गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है बर्मा जो है कि वो भारत से अलग हुआ था। भारत से 1937 में उसे अलग किया गया था, लेकिन अधिनियम की बात है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। इसका देखिए, इसका सही जवाब है कि जब कोई धन विधेयक के मामले में राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए ही उसको रोक सकती है, और साधारण विधेयक की कोई मतलब समय सीमा नहीं है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब होना चाहिए 14 दिनों के लिए, लेकिन इसमें 14 महीने दिया हुआ है। अब इसमें से इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। और इसमें देखिए 2 सूची दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, और इसमें सही उत्तर को पहचानना भी है। एक तरफ से दिया है कि राज्यों का नाम दिया हुआ है, और इसमें राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो ये दिया हुआ है। देखिए इसमें हम मिलान करते हैं। देखिए इसमें बिहार में 16 जो है कि लोकसभा की सीटें हैं, तो इसमें सी का पहला से इसका मिलेगा। इस तरीके से इसमें और देखते हैं कि देखिए गुजरात में 11 हैं, यानी कि गुजरात में इसका ये जो है कि 2 से मिलेगा। और इस तरीके से कर्नाटका में 12 हैं,
और उड़ीसा में जो है कि वो 10 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश भी है, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। हालांकि देखिए इसमें, तो इसका सही जवाब है, इसमें देखिए ऑप्शन को देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसका सी सही है। यानी कि बिहार का जो है कि वो मिल रहा था ना, बिहार जो है कि बिहार का इसमें सी का 1 इसमें सही जवाब होगा। यानी कि देखिए इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें स्पीकर जो होता है वो पद की शपथ नहीं लेता है। इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसमें देखिए, इसमें संविधान के अनुच्छेद 326 जो है वो वयस्क मताधिकार पर लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं का चुनाव होता है। तो इसमें इसका ऑप्शन इसमें डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगला प्रश्न है कि शिक्षा जो शुरू में राज्य सूची का एक विषय था को उसको समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसमें बताना है कि किस संशोधन के द्वारा उसे किया गया था। तो इसका सही जवाब है कि इसमें 42वें संशोधन के द्वारा इसे किया गया था। यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। राइट आंसर इसका है सी। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक सेवा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक सेवा जो समिति है वो अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को मतलब वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। और आप इसके से संबंधित और बातों को जान लीजिए कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। लोकसभा अध्यक्ष इसका सही जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। पहले राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है कि 1955 में बीजे खेर की अध्यक्षता में से स्थापना की गई थी इसकी। और अगला प्रश्न है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? इसका सही जवाब है कि चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जो है किसे करते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन इसमें सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर राज्य विधानसभाओं में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए संविधान में इसका सही जवाब है कि एक से अधिक इसमें ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए क्योंकि इसमें इसका सही जवाब है कि भारत में जो संविधान संशोधन है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा एक से अधिक। यानी कि एक से अधिक इसका ऑप्शन सही है। यानी कि इसका मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों हो सकता है। यानी किसी भी सदन से इसके संशोधन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है कि विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसके विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो 40 हो सकती है। इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसे सौंपता है? तो इसका सही जवाब है कि वो राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है। तो जीएनपी जो बराबर होता है वो, इसका सही जवाब है कि ऑप्शन ए। यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही जवाब होगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एवं मूल्य ह्रास के बराबर होता है। इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है? सही जवाब है इसका, इसमें देखिए करारोपण और सार्वजनिक व्यय और व्यय ऋण संबंधी क्रियाओं को राजकोषीय नीति कहते हैं। और इस तरीके से इसमें जो है कि 3 इसके मद होते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन इसमें एक से अधिक सही है। यानी कि तीनों इसके ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात यानी कि CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है?
इसका तात्पर्य ये है इसमें है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन जो है कि वो कम होगा, यानी कि इसका इसमें ऑप्शन ए सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है? इसका सही जवाब है कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है कि किस समिति ने पहली बार सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? और देखिए इसमें चिलैया समिति का संबंध जो है कि कर सुधार से है, और पहली बार इस समिति ने ही जो है कि इस पर सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में आरबीआई किसके माप के आधार पर अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा को तैयार करता है? ऑप्शन इसका है यानी कि सीपीआई संयुक्त, इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका मानव विकास रिपोर्ट जो है यानी कि एचडीआर जो होता है, उसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है इसमें, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, यूएनडीपी नहीं दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम उसका मतलब होता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड क्रांति, इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, जिसका संबंध दूध उत्पादन से है, 1970 में इसे किया गया था, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किससे है? रोजगार सृजन से है, वित्तीय समावेशन को लेकर के है, या फिर गरीबी उन्मूलन को? सही जवाब है कि गरीबी उन्मूलन को लेकर के है। 2007 में इसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। और अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? इसका सही जवाब है गोपालगंज, इसका सही जवाब होगा गोपालगंज जो है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बिहार का। और नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर अवस्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर? इसका सही जवाब है देखिए इसमें हिंद महासागर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो सही जवाब है इसका इराक जो है, इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि मानचित्र पर वह रेखा जो महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है कि आइसोहेलाइन नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून झील नहीं है? तो इसका सही जवाब है पेरियार झील जो है वो लैंगून झील नहीं है, ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए इसमें एक बात और है कि पेरियार झील जो है वो एक कृत्रिम झील है, यह लैंगून झील नहीं है। और पेरियार नदी पर बने बांध के कारण यह झील जो है कि अस्तित्व में आया हुआ है। इस तरीके से लैंगून झील की अगर हम बात करें तो अनूप झील जो है कि अनूप झील क्षेत्र जो है यानी कि अष्टमुडी झील भारत के केरल राज्य में है, और यह जो है कि एक लैंगून झील है। ये ऑप्शन सी जो है कि ये लैंगून झील का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? लिंगानुपात के संदर्भ में बोल रहा है कि अवरोही क्रम यानी कि उसका घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन इसका सी जो है, देखिए सबसे ज़्यादा जो है कि केरला का है, केरला का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और वही का मतलब हुआ कि आपको घटते क्रम में आना है, यानी कि पहले जो है कि सबसे अधिक वाला, उसके बाद कम वाला। तो केरला का जो है वो 1084 है, उसके बाद तमिलनाडु है 996, आंध्र प्रदेश का है 993 और छत्तीसगढ़ का 991 है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका देखिए इसमें सबसे पहले है यानी कि एंटियो एरी जो है, इसके बाद से ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, या फिर उसके बाद से सुपीरियर, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है।
और अगला प्रश्न है साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है? तो इसमें 7 वर्ष से ऊपर की आयु सीमा को लिया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन सुमेलित है? देखिए इसमें राष्ट्रीय जलमार्गों की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए इसमें जो सभी जो ऑप्शन है वो सभी सुमेलित हैं, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी जो है कि वो सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है कर्नाटक, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, बराक, लोहित या फिर सुबनसिरी। तो उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है? तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन बी, और इसमें इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि 2 और 3, यानी कि लोहित और सुबनसिरी जो नदी है वो इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पहले कंचनजंगा, उसके बाद से मकालू, फिर एवरेस्ट या फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि अब यहाँ से देखिए करंट अफेयर के कुछ प्रश्न हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है इसमें सी, यानी कि तुमकुरू, कर्नाटक में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये इसके राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है साइकिलिस्ट से उनका संबंध है, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज़ अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि रूस। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान क्रेडिट योजना का आरंभ हुआ था 1998-99 में इसका शुरुआत किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही जवाब है सुरेखा यादव, इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि आईआईटी मद्रास के द्वारा ये शुरू किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है हरि बालकृष्णन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन इसमें बी, यानी कि जीन एरिक वर्गेन ने इसे जीता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। और अब देखते हैं अगला प्रश्न है मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला B2B सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी में, यानी कि राइट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2023 में किन देशों के बीच साइक्लोन एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच ये आयोजन हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत महिला प्रीमियम लीग 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका देखिए इसमें जो सभी कथन जो दिए गए हैं इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, या फिर जो भी इसमें जो आप अब कथन देख रहे हैं उसमें से सही जो सभी कथन इसमें से सही हैं, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों कथन इसमें पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, जबकि यहाँ पे सभी कथन ही सही दिए गए हैं, यानी कि तीनों ही कथन सही है। और अगला प्रश्न है कि सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही जवाब है देखिए इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मंत्रालय
संयुक्त रूप से ये जो है कि नमस्ते कार्यक्रम को उन्होंने लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन इसमें से डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में देश के सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, इसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है और सही जवाब है बिरसा मुंडा, इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? सही जवाब इसका है गुजरात। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए इसमें ऑप्शन बी है, यानी कि केवल दो जो है, यानी कि केवल दूसरा जो कथन है वो इसमें का वो गलत है, बाकी सब इसमें सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये इसका सम्मेलन जो हुआ था वो जापान में हुआ था। और अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस AI सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है? तो इसका सही जवाब है एरावत, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? तो इसमें देखिए इसमें सही इसका जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा, यानी कि मनोज सोनी जो है जिनको UPSC का अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। और अगला है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि जॉर्जी गोस्पोडिनो को इसको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है कि गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है और जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि असम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है? किस सरकार के द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि केरला के द्वारा किया गया है। और दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो सही जवाब है इसमें देखिए फीफा महिला फुटबॉल का जो आयोजन है 2023 में 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक जिसको होना था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि अंडमान निकोबार। और अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इसका पूर्णिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे व बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि मुंगेर में। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि सभी को जो है कि इसे सम्मानित किया गया है, इसका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 से 16 अप्रैल 2023 तक पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि गोपालगंज में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार स्टेट का आइकन बनाया है? ये सवाल कई बार ये प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है, यानी कि मोनिका दास इसका जो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है इसका ऑप्शन इसमें सी है, रोहतास इसका सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो इसमें देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन, इसमें देखिए इसमें ऑप्शन जो तीनों ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 जो ऑप्शन है वो तीनों ही सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 5,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना था? तो ये जो है कि सकल घरेलू उत्पाद का जो है वो 3.3% यानी कि 3.3% जो है कि वो घाटा, राजकोषीय घाटा देखा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है? राज्यपालिका की शक्ति किसमें निहित रहती है? इसका देखिए इसमें सही जवाब है कि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका सही जवाब होगा। कार्यपालिका की शक्ति जो है कि राज्यपाल में निहित रहती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? गोगाबिल झील जो है कि किस में है? तो ये कटिहार इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन हैं? सही जवाब है इसमें देखिएगा, इसमें सभी कथन जो है कि सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां सत्र 1921 में निम्नलिखित में से कहाँ आयोजन किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है हजारीबाग। और निम्न में से किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? सही जवाब इसका है देवपाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न भी ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से पुर्तगाली बिहार में कौन सी वस्तु व्यापार के लिए ले जाते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सूती वस्त्र। और अगला प्रश्न है, बिहार में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पटना। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और इसकी ऊंचाई जो है कि लगभग 2284 फीट है, यानी कि लगभग 880 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल से बिहार के किस जिले की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने है, और इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण जो है इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सही जवाब है गुरु प्रसाद सेन, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही दिया है। और जहाँ देखिए यहाँ से आप जो है कि मैथ के कुछ प्रश्न हैं कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल कितना होगा? तो ये इसमें देखिए इसमें ये 10th के भी सवाल, इसमें 10वीं लेवल का ये सवाल है। आप एपी से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन इसको बता देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 180 इसका राइट आंसर होगा। और टेलीग्राम चैनल पे हम इसका जो है कि जो मैथ के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन का इसका जो है कि हम इसका डाल देंगे। इसमें आप प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब सवाल हल करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए और इसका सही जवाब हम बता देते हैं। सही जवाब इसमें है, यानी कि इसका 2% इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि 143वां है, जिसका सही जवाब है 728। और नेक्स्ट प्रश्न भी है, देख लीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ इसका जवाब दे रहे हैं, आप उसको हल कीजिएगा। और इसका हम सही जवाब इसका हम PDF में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है कि इसमें मिल जाएगा। इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब दिया हुआ है। अगला है कि log AMN का मान कितना होगा? तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन इसका सी होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, देख लीजिए 146वां, इसका सही जवाब 130 डिग्री है। और एक और प्रश्न है 147वां है, इसका ऑप्शन इसमें बी सही है, यानी कि 84-32 इसका आंसर दिया है। और एक और प्रश्न है, इसका जवाब है 58%। और एक आखिरी प्रश्न दिया है 149वां जो प्रश्न है उसका सही जवाब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आखिरी जो प्रश्न है इसका सही जवाब दिया हुआ है उसमें
देखिए प्रश्न को ठीक से देख लीजिए। इसमें इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, यानी कि 24 इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो ये आज का एक प्रैक्टिस सेट था, और इसके बाद से जो है कि हम मैथ के जो प्रश्न हैं इसका PDF जो है कि हम इसमें डाल देंगे। आप इसका आंसर देख लीजिएगा, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो आज के लिए ये 150 क्वेश्चन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगला प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द ही अपलोड होगा, आप देखते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और हमारे चैनल को कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं।